श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षः। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 6th क्लास का संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथम भाग है, उसका 5वां लेसन है वृक्षः। पेड़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पाठ के 6 श्लोक हैं और यहाँ पर जो इन श्लोकों में वर्ड हैं उनके एक एक वर्ड मीनिंग अब हम देखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सभी छात्र तैयार हो जाएं अपने कॉपी पेन लेकर और साथ में लिखते रहें, क्योंकि किसी भी लेसन को यदि आप एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो ऐसा हमारा विश्वास है आपको पूरा लेसन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में आपको भविष्य में बहुत ही उसका लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर उन सभी 6 श्लोकों के वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। तो देखिए, वने वने, वने मतलब वन में और वने का मतलब वन में। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जब एक जैसे शब्द 2 बार आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रत्येक वन में, मतलब प्रत्येक, वो प्रत्येक के लिए आता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये दे रखा है ना एक शब्द 2 बार, तो वने वने, तो इसका मतलब है प्रत्येक वन में। ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वन वन में, वने वने का मतलब वन वन में। ठीक है। वन वन में, जैसे घर घर में, ठीक है, नगर नगर में, इसी तरह से हम कह सकते हैं वन वन में। उसका मतलब होता है भाई हर एक वन में। ठीक है। निवसंतो रहते हुए। इसके बाद फिर आ गया एक जैसा शब्द 2 बार, वनम वनम। इसका हमने इकट्ठा यहाँ पर दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग लगा दिया, प्रत्येक वन को। दोनों शब्दों का एक मीनिंग लगा दिया, वनम वनम का मतलब प्रत्येक वन को। ठीक है भाई। वन वन में रहते हुए वृक्ष, वन वन को रचयंती रचते हैं, वृक्षः वृक्ष। भाई वृक्ष ऐसे हैं जो हर एक वन वन में रहते हुए वन वन को बनाते हैं, यानी कि वृक्ष हर एक वन में रहते हैं और वृक्षों से ही वन बनता है। जब वृक्ष कई मिल जाते हैं तभी जाकर कोई वन यानी कि जंगल बन पाता है। वृक्ष ही जंगल को बनाते हैं। और वृक्ष तो 2 बातें हैं इसमें, एक तो वृक्ष वन वन में रहते हुए, यानी कि वन वन में वृक्ष रहते हैं, और वो वन वन में रहते हुए क्या करते हैं, प्रत्येक वन को बनाते हैं। और हर एक वन भी उन वृक्षों के कारण ही बनता है। जंगल अपने आप में जंगल नहीं होता, जब सभी वृक्ष इकट्ठे उसमें रहते हैं तो उन्हीं से वह जंगल बनता है। ठीक है। तो यह था एक एक वर्ड मीनिंग। इसके बाद दूसरा श्लोक है शाखा। शाखा मतलब टहनी। शाखा क्या होती है, टहनी। और ये जो रूपी लिखा है हमने, रूपी का मतलब शाखा रूपी, ये हमने अपने आप लगा दिया इस शब्द को पूरा करने के लिए, क्योंकि यह जो शब्द है श्लोक में हिंदी में, उसमें किताब में आप देखेंगे तो यह 2 शब्दों को इकट्ठा जोड़ के लिखा गया, शाखा दोला सीना। तो दोला क्या होता है, दोला होता है झूला, दोला क्या होता है, झूला। और आसीना, आसीना इस इकट्ठा साथ में जोड़ दिया। आसीना का मतलब होता है बैठे हुए। ठीक है, बैठे हुए, इसका आप बैठे हुए भी कह सकते हैं और बैठे हैं ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, शाखा, शाखा रूपी दोलासीना झूले पर बैठे हुए, विहगा पक्षी, या पक्षी बैठे हुए हैं या बैठे हैं, एक ही बात है। तई उनके द्वारा किमपि कुछ, कुजंती कुंजन करते हैं यानी कि आवाज़ करते हैं, वृक्षा वृक्ष। अब मैं आपको बता देता हूँ, यह तो एक एक वर्ड मीनिंग हमने लिख रखे हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या बनेगा कि शाखा रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं और उनके द्वारा, किनके द्वारा, उन पक्षियों के द्वारा पेड़ भी कुछ आवाज़ करते हैं। भाई पेड़ों की आवाज़ भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ बोल रहे हैं। अगर पेड़ पर पक्षी बोलते हैं तो एक प्रकार से पेड़ की आवाज़ मान ली जाती है वो, कि देखो इस पेड़ से कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। ठीक है। जब किसी पेड़ पर पक्षी बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखो इस पेड़ से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो उन पक्षियों की आवाज़ से मान लो वृक्ष भी कुछ कुंजन करते हैं। कुंजन का मतलब आवाज़ करते हैं। ठीक है। कुंजन मीन्स आवाज़ करते हैं। ठीक। इसके बाद पिबंती पीते हैं, पवनम हवा, हवा को, जलम पानी। अब को भी लिख सकते हैं आप, को भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों शब्दों के बाद हवा को या पानी को, इन दोनों के साथ में अगर को भी लिखेंगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी।
पिबन्ति पीते हैं पवनम हवा जलम पानी संततम। संततम का मतलब होता है लगातार। साधु जना तपस्वी लोगों या तपस्वी लोग, इसका ब्रैकेट में हमने की लिखा है ना, जो ब्रैकेट वाले वर्ड हैं, ये जो ब्रैकेट वाले वर्ड हम लिखते हैं, ये समझ लो लाइन को, पंक्ति को पूरा करने के लिए हम लिखते हैं अपने आप, अपनी तरफ से, ठीक है। साधु जना का मतलब होता है साधु लोग, तपस्वी लोग। इव का मतलब त्रह। अब तपस्वी लोग त्रह, इस लाइन को पूरा करने के लिए हमने क्या लिख दिया, की। भाई तपस्वी लोगों की त्रह। सर्वे सभी वृक्षः पेड़। जैसे साधु लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा खाने पीने में विश्वास नहीं रखते, वो जब साधना करने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो हवा और पानी के सहारे भी साधु लोग जीवित रह जाते हैं। यानी कि जब वो तपस्या करते हैं तो ऐसे ऐसे साधु भी तपस्या सुनते हैं हम कि भाई वो कुछ नहीं खाते पीते, तो केवल हवा और पानी के सहारे वो रह जाते हैं। तो उसी तरह है यह तीसरे श्लोक में क्या बताया है कि सभी पेड़ तपस्वी लोगों की तरह लगातार पानी और हवा पीते हैं। आ गया समझ में? तपस्वी लोगों की तरह सभी पेड़ लगातार पानी और हवा पीते हैं। इसके बाद चौथा श्लोक है हमारा स्पृशन्ति। स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, पादई जड़ों से, पातालम पाताल को, च और, नभः आकाश को, शिरस्सु सिरों पर, सिर पर या सिरों पर, ठीक है। शिरस्सु सिरों पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। सिरों, ओ की मात्रा लगा लो, यहाँ बिंदी लगा लो, सिरों बहुवचन में। इसके बाद वहंती ढोते हैं वृक्षः पेड़। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि वृक्ष क्या होता है, जड़ों से पातालम, यहाँ पाताल को क्या लिखेंगे आप, पाताल को आएगा यहाँ पर, को, ठीक है। पाताल को लिख लो, हमने क्या लिख दिया था, से लिख दिया था, से नहीं लिखना, ये काट देना से। तो पाताल को लिखेंगे। भाई जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं, स्पर्श का मतलब छूते हैं। पेड़ क्या है, जड़ों से पाताल को छूते हैं, अर्थात पेड़ों की जड़ें जो है वो पाताल में जाके मिल जाती है। कई पेड़ तो ऐसे होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, ऐसा सुना जाता है कि बरगद का पेड़ जितना ऊपर से बढ़ता है इतना ही नीचे होता है ज़मीन में। तो एक प्रकार से इनकी जड़ें, कई पेड़ों की जड़ बहुत लंबी होती है, वो पाताल में मिल जाती है। ऐसा कवि ने यहाँ लिख दिया किताब में। क्या लिखा कि वृक्ष जो पेड़ हैं वो जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात इतने ऊंचे भी चले जाते हैं, मान लो आसमान पे चले गए, ठीक है। सिर पर आकाश को ढोते हैं। इसके बाद पांचवा श्लोक है हमारा पयो दर्पणे। पयो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और दर्पण का मतलब होता है शीशा या दर्पण। भाई पेड़ जो है जल रूपी दर्पण में, तो पयो दर्पणे का मतलब क्या लगा लिया, जल रूपी दर्पण में स्व अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, परछाई, ठीक है। प्रतिबिंब मीन्स परछाई। तो कौतुकेन उत्सुकता के साथ, उत्सुकता मतलब खुशी के साथ, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षः पेड़, जो पेड़ हैं। अब देखो इसका अर्थ, पेड़ उत्सुकता के साथ जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को यानी कि अपनी परछाई को देखते हैं, ठीक है। यह इसका अर्थ हो गया। अब छठा देखिए प्रसार्य। प्रसार्य मीन्स फैलाकर स्व अपनी छाया संस्तरणम। छाया संस्तरणम का, छाया का मतलब छाया और संस्तरणम का मतलब क्या होता है, चादर। संस्तरणम मीन्स चादर, चादर को। अब देखिए प्रसार्य फैलाकर स्व अपनी छाया संस्तरणम, छाया रूपी चादर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षः पेड़। अब इसका मतलब क्या है, भाई पेड़ जो हमें एक प्रकार से छाया देते हैं, तो ये मान लो पेड़ों ने हमारे लिए चादर बिछा दी, भाई आप आकर रेस्ट कीजिए हमारी छाया में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। सत्कार का मतलब स्वागत करते हैं। तो यह था हमारा रुचिरा प्रथमो भाग है, जो 6th क्लास की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक NCERT के द्वारा लगाई गई है। उसका 5वां पाठ वृक्षः, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास का कार्य लेकर आएंगे। हमारे
इस चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।